हेलो एवरीवन। हमने आपको इसके पहले की क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई थी आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने आपको इसके पहले की क्लास में बताया था कि रिसेप्टर्स कितने तरह के होते हैं, जिसमें से हमने बताया था कि रिसेप्टर्स कई तरह के होते हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो 4 रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? लिगैंड गेटेड, जी कपल्ड, और आज जो अदर दो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे क्या? एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो आज बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं हमारे थर्ड रिसेप्टर के बारे में, जो कि है क्या? एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर क्या चीज होती है वो देखते हैं। हैव एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइट। जो हमारी जो ड्रग होती है, या ड्रग बोलें या लिगैंड बोलते हैं, वो कहाँ पे जाकर के बाइंड होता है? वो किसी रिसेप्टर से जाकर के बाइंड करता है, और ये रिसेप्टर कहाँ होता है? सेल में ही मौजूद होता है। तो ये जो सेल में मौजूद होता है, तो जो उसके बाहर का एरिया होता है वहीं पे अगर मौजूद है, जैसे कि सेल क्या है? गोल होता है। अगर सेल के बाहर ही क्या है, हमारा रिसेप्टर मौजूद है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर ही बोलेंगे। तो इसकी जो बाइंडिंग साइट होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर ही होती है। और इसमें जो लिगैंड आकर के बाइंड होता है वो कैसा होता है? हार्मोन होगा या ग्रोथ फैक्टर वाला होगा। ठीक है। अब ये जब आकर के लिगैंड बाइंड होता है तो ये स्टिमुलेट करता है कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को। अब नाम ही है उसका क्या? एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तो जब कोई ऐसी लिगैंड बोलो या ड्रग बोलो आकर के बाइंड हो रही है, तो उसकी एक्टिविटी भी कैसी होगी? एंजाइमेटिक एक्टिविटी ही होगी। तो ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी को। फिर क्या होगा? मोस्ट एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आर ऑफ टायरोसिन काइनेज टाइप विच डिस्प्लेस काइनेज एक्टिविटी। बहुत सारी जो होती हैं एंजाइम, वो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बोले, जो कि क्या है? काइनेज एक्टिविटी। वो कैसे शो कर पाते हैं? क्योंकि उनमें टायरोसिन काइनेज पाया जाता है। एंड देयर इज अ एमिनो एसिड टायरोसिन। और टायरोसिन काइनेज तो एक एंजाइम है, तो उसके साथ क्या एक अटैच्ड है अमीनो एसिड, जिसका नाम है क्या? टायरोसिन। दोनों का नाम आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, जो टायरोसिन अमीनो एसिड है और उसी का एंजाइम होगा टायरोसिन काइनेज। ये दो चीज उसमें प्रेजेंट होती है। सो द वे इट वर्क्स इज देन व्हेन लिगेंड्स बाइंड टू टू ऑफ दीज रिसेप्टर्स। अब ये लाइन समझने से के लिए हमें आना पड़ेगा इस डायग्राम पर। हम देख सकते हैं कि अब सपोज करें यहाँ पर क्या है? एक सेल है, एक सर्कल हमने नहीं बनाया, पर आप समझ जाइए कि इधर एक क्या है? सर्कल है। सेल के बाहर क्या है कि हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर साइट है, जहां पे क्या मौजूद है? हमारा रिसेप्टर मौजूद है। ये है हमारा रिसेप्टर। ये दो चीजें हम देख सकते हैं, ये रिसेप्टर है, ये लिगैंड की बाइंडिंग साइट है। ये जो आप डॉट सा देख रहे हैं ये लिगैंड है, आकर के यहाँ पे बाइंड हो गया है। अब क्या है? इसी के साथ हमारा क्या अटैच्ड है? टायरोसिन। हमने बताया ना, इसमें टायरोसिन काइनेज पाया जाता है और अमीनो एसिड टायरोसिन भी पाई जाती है। तो ये दोनों चीज इसमें पाई जाती है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। फिर क्या है? सो द वे इट वर्क्स इज दैट व्हेन लिगैंड बाइंड्स टू टू ऑफ दीज रिसेप्टर। ये अपनी काइनेज एक्टिविटी कब शो कर पाता है? जब ये दो लिगेंड्स आकर के इस पे बाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, इट कॉजेज कंफर्मेशनल चेंजेस दैट रिजल्ट्स इन द एग्रीगेशन ऑफ बोथ रिसेप्टर। अब क्या है? जैसे ही लिगेंड आकर के इससे बाइंड होगा, तो इन दोनों, ये जो बहुत दूर दूर है ना सारे हमारे रिसेप्टर्स, इनमें क्या होगा? कुछ कंफर्मेशनल चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो दोनों हमारे रिसेप्टर्स हैं ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ये आप अगली फिगर देख सकते हैं, इसमें ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? लिगेंड जैसे ही बाइंड हुआ, कंफर्मेशनल चेंज होता है और दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? इधर आ जाइए। वंस द डायमर इज फॉर्म, द टायरोसिन रीजन गेट्स एक्टिवेटेड। ये जो दोनों हमारे रिसेप्टर्स हैं एक दूसरे के पास आए हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं डायमर। ये दोनों डायमर जब पास आते हैं तो इनसे अटैच जो टायरोसिन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद वो क्या करता है? एटीपी से एडीपी बनाने लगता है। इससे पहले भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी ना, जब कोई चीज एक्टिवेट होती थी तो साइक्लिक एएमपी से एएमपी बना दे रहा था। फिर एक हमने जी कपल प्रोटीन रिसेप्टर पढ़ा था, जिसमें क्या था कि जीटीपी हट जाती थी, जीटीपी आकर के लग जाती थी जैसे एक्टिवेशन होता था। तो ठीक इसी तरह से इसमें भी एक्टिवेशन होता है और एटीपी से एडीपी बनने लगता है।
अब क्या होगा, जैसे ही एडीपी बनता है वैसे ही ऑटोफॉस्फोरिलेशन होने लगता है रिसेप्टर्स का। ऑटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, यानी कि ये जो हमारा टायरोसिन है इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप आकर के अटैच्ड हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं ऑटोफॉस्फोरिलेशन। जैसे ही ऑटोफॉस्फोरिलेशन होता है तो क्या होता है, नाउ ईच टायरोसिन पिक अप फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोरिलेशन का मतलब ही होता है फॉस्फेट ग्रुप का अटैच होना, तो हर टायरोसिन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं टायरोसिन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। नेक्स्ट चीज क्या है, डिफरेंट इंट्रासेलुलर प्रोटीन केम अप एंड अटैच देमसेल्फ टू फॉस्फोरिलेटेड टायरोसिन। अब जो दूसरे दूसरे प्रोटीन्स हैं वो आकर के क्या करेंगी, यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। किसके साथ अटैच हो रही हैं, वो टायरोसिन के साथ जो कि फॉस्फोरिलेट हो चुका है, मतलब जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो चुका है उसके साथ ये प्रोटीन आकर के बाइंड हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप, conformational changes in that protein activation produces cellular response। अब वो प्रोटीन जब आकर के बाइंड हुई तब तक तो वो नॉर्मल थी, लेकिन जब वो अटैच्ड हुई किसके साथ, टायरोसिन फॉस्फोरिलेटेड के साथ, तो क्या होगा, इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हो जाएंगे। जैसे उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हो जाएंगे, ऐसे ऐसे मान लीजिए कुछ भी उसके शेप में चेंज आ रहा है, ठीक है, चेंज आ जाएगा। तो उससे क्या होता है कि एक्टिवेशन हो जाता है और वो जो भी हमने लिगैंड लिया था उसका सेलुलर रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ही आसान था, बहुत ही क्लियर हो गया होगा आपको कि इसमें हमने आपको क्या बताया कि क्या था, हमारी जो सेल थी उसी के बाहर क्या था, रिसेप्टर, जिसको कि हम एक्स्ट्रा सेलुलर बोल रहे थे। वहां पे क्या था, हमारे दो रिसेप्टर्स मौजूद थे। जैसे ही लिगैंड आकर के बाइंड हुआ था तो हमारे जो दोनों रिसेप्टर्स थे जिसके साथ टायरोसिन अमीनो एसिड अटैच था, जो कि टायरोसिन काइनेज भी एंजाइम था यहाँ पर, तो ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। जैसे ही दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो जो हमारा टायरोसिन है नेक्स्ट स्टेप में फॉस्फेट ग्रुप आके इसके साथ अटैच हो जाता है। जब ये डायमर बनने के बाद टायरोसिन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो हमने बताया कि एटीपी से एटीपी बन जाता है। फिर प्रोटीन आकर के जब इसमें कुछ अटैच होता है तो उसमें कुछ कंफर्मेशनल चेंज हो जाते हैं और एक्टिवेशन होता है और सेलुलर रिस्पॉन्स होता है। तो बहुत ही ईजी था हमारा क्या, एंजाइम लिंक रिसेप्टर। अब हम समझते हैं क्या, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। आइए उसे समझते हैं। अब हमारा आता है क्या, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या है, मतलब जो भी हमारा रिसेप्टर होगा वो कहाँ होगा, इनसाइड द सेल। द रिसेप्टर इज लोकेटेड एंटायरली इनसाइड द सेल्स। अब हम ये देख सकते हैं हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में क्या है, हमारा जो रिसेप्टर है वो इनसाइड है। अब जो लिगैंड आकर के बाइंड होगा उसे कहाँ आके बाइंड होना होगा, इनसाइड द सेल। ये हम देख सकते हैं जो हमारा लिगैंड है और ये जो हमने ये गोल सा दिखा रखा है ये लिगैंड है, ये रिसेप्टर है। ये जो लिगैंड और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स है ये कहाँ चला गया, हमारा इनसाइड द सेल बन गया कॉम्प्लेक्स। इसके बाद क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना था ये इनसाइड द न्यूक्लियस चला जाता है। सेल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है ना, तो ये न्यूक्लियस में चला जाता है। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बना न्यूक्लियस के अंदर जा चुका है, ये क्या करता है, डीएनए के साथ जाकर के बाइंड हो जाता है। जब ये डीएनए के साथ जाके बाइंड होता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये रेगुलेट करने लगता है जीन एक्सप्रेशन को। अभी डीएनए से बाइंड हुआ तो जीन कैसे, हम जानते हैं ना हमारे डीएनए में क्या होता है, जीन्स पाई जाती है और जीन्स ही वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना, जो भी प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है। तो हर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए या फिर कोई स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जीन्स। तो जैसे ही ये डीएनए के साथ बाइंड होगा, तो जब डीएनए के साथ बाइंड होगा तो चेंज किस में होगा, जीन्स में भी चेंज होगा। तो जीन के भी क्या करेगा, जो भी एक्सप्रेशन है वो पूरी तरह से चेंज कर देगा और रेगुलेशन करेगा, किसी क्या करेगा, एक स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस करा देगा। जीन का काम ही होता है ना प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करा देगा। तो ये दोनों में अंतर क्या हो गया हमारा, इससे पहले हमने एंजाइम लिंक पढ़ा और अभी पढ़ा इंट्रासेलुलर। जो हमारा एंजाइम लिंक था वो कहाँ था, हमारे आउटसाइड द सेल, और ये कहाँ है, इनसाइड द सेल। इसमें सब कुछ बाहर से था, रिसेप्टर के साथ जाकर के बाइंड हुआ, फिर ये चला गया न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के साथ जाकर के फिर ये डीएनए के साथ बाइंड हुआ, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हुए सिंथेसिस करा दिया किसका, स्पेसिफिक प्रोटीन का। तो इस तरीके से जो पूरे जो हमारे 4 इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स थे उनके बारे में हमने सारी चीजें जान ली हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम फार्माकोडायनेमिक्स ही पढ़ने वाले हैं, पर कुछ नई बातों के बारे में जानेंगे।
तब तक के लिए इंतजार करिए और अपना ध्यान रखिए।